हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हमारा चल रहा था एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट या हम बोल सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज, जिसका नाम था क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी कौन कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होती है, क्रोमेटोग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं और क्रोमेटोग्राफी में हम एक्चुअल में करते क्या है, किस चीज का एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की यूनिट है। लेकिन ये जो हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये हम बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे हम बॉटनी में भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, हम बायोटेक में भी पढ़ते हैं, फार्मा में भी पढ़ते हैं, माइक्रो में भी पढ़ते हैं। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी होने वाली है ये सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंस के जो अदर दूसरे सब्जेक्ट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आज हमारा होने वाला है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी जो कि हमारी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए हम लेक्चर को फटाफट शुरू करते हैं और समझते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें किन किन मटेरियल की जरूरत लगेगी और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप होता है। ये बहुत बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो और अगर या आप एमएससी के स्टूडेंट हो तो आपने ये प्रैक्टिकल एक ना एक बार जरूर परफॉर्म किया होगा। 12th में भी ये एक्सपेरिमेंट रहता है। कुछ स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट 12th में नहीं कराया जाता, लेकिन बीएससी में तो ये एक्सपेरिमेंट हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में जरूर कराया जाता है। और इवन ये 2-3 सेमेस्टर, जो बीएससी के 6 सेमेस्टर होते हैं उनमें से 2-3 सेमेस्टर में ये प्रैक्टिकल रिपीट होता है। तो क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है जिसे इन्वेंटेड किया था, जिसकी खोज जो करी थी ये 2 साइंटिस्ट हुए थे, मार्टिन एंड सिंगे। इन्होंने करी थी, कब करी थी? इन्होंने 1952 में करी थी। यानी कि ये जो पूरा एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है ये मार्टिन और सिंगे 2 साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था सबसे पहली बार 1952 में। और इस खोज के लिए या इस इन्वेंशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि इसमें आपको एक क्रोमेटोग्राफी पेपर दिया जाता है, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर दिया जाता है। ये पेपर जनरली सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब ये पेपर सेल्यूलोज का देते हैं बेसिकली तो, लेकिन ये पेपर आप अदर भी ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस या लेबोरेटरी में ये पेपर एसिड बेस वॉश्ड पेपर भी यूज़ किया जाता है, कहीं पर हाइड्रोफोबिक, कहीं पर हाइड्रोफिलिक नेचर का किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेपरेशन आप कर रहे हो इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, या जिस भी सॉल्वेंट का या जिस भी कंपोनेंट का आप एनालिसिस कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको पेपर किस का दिया जाए। तो जनरली या मोस्ट ऑफ टाइम ये सेल्यूलोज का पेपर दिया जाता है। इस पेपर की खासियत ये होती है कि ये जो पेपर होता है, इस पेपर में जो सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सेल्यूलोज के जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल में जो पोरस साइज होता है, पोरस साइज यानी कि जो सेल्यूलोज के पार्टिकल या सेल्यूलोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो गैप होती है, वो गैप एक इस तरह से या इस तरह से फिक्स होती है। डिफरेंट टाइप पेपर में डिफरेंट सेल्यूलोज की ये गैप होती है या पोरस साइज होता है इसका। तो वो साइज इस तरह से लिया जाता है कि वो जो आप जिस मिक्सचर का आपको एनालिसिस करना है, सेपरेशन करना है, उसका सेपरेशन वो बहुत परफेक्टली कर पाए। तो हर एक कंपोनेंट के लिए या हर एक मिक्सचर के लिए ये सेल्यूलोज पेपर अलग अलग लिया जाता है। इसमें अभी जब हम आपको पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज या सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज, तो वहाँ पे और इसे समझाऊंगा मैं। तो इसमें एक आपका होता है स्टेशनरी फेज के रूप में एक पेपर होता है जो कि पेपर सेल्यूलोज का बना होता है, जिसे हम वॉटमैन फिल्टर पेपर बोलते हैं। इसके बाद में इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन या एक सॉल्वेंट तैयार करना पड़ता है। ये सॉल्वेंट प्योर किसी एक चीज़ का भी सॉल्वेंट हो सकता है या डिफरेंट सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये जो सॉल्वेंट तैयार किया है ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस कंपोनेंट का एनालिसिस कर रहे हो
वो कंपोनेंट किस तरह का होता है, यानी कि कंपोनेंट के आधार पर ये जो सॉल्वेंट या ये जो मोबाइल फेस होती है ये सॉल्वेंट। अब मोबाइल फेस क्या होती है, स्टेशनरी फेस क्या होती है, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे मैं और आपको बताऊंगा स्टेशनरी फेस क्या होती है, मोबाइल फेस क्या होती है। तो स्टेशनरी फेस एज ए ये पेपर होता है और आपकी जो मोबाइल फेस होती है वो एज ए सॉल्वेंट होता है। और ये सॉल्वेंट प्योर मिक्सचर, प्योर भी हो सकता है किसी एक कंपाउंड का या मिक्सचर भी हो सकता है कंपाउंड का। अब ये मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो इसमें आइसोप्रोपाइल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है। इनका एक डिफाइन रेशो होता है, फिक्स रेशो में ये लिए जाते हैं और ये डिपेंड किस पर करता है कि आप किस तरह के कंपाउंड का या किस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये सब चीज़ें होने के बाद में एक चीज़ होती है यहाँ पर एनालाइजर, एनालाइजर या विजुअलाइजर भी इसे हम बोलते हैं, डिटेक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो बेसिकली पार्टीशन प्रिंसिपल पर आधारित होती है। पार्टीशन प्रिंसिपल या इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल या पार्टीशन प्रिंसिपल पर आधारित होती है। क्या होता है पार्टीशन प्रिंसिपल या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले वो लेक्चर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी की ये जो लेक्चर सीरीज चलने वाली है उन सारी लेक्चर सीरीज का जो मेन बेस होने वाला है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने सही से समझ लिया, आसानी से समझ लिया उसे, या उसे पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि उसी के आधार पर ये सारी जो इतनी भी टाइप की हम 6 तरह की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारी फर्स्ट टाइप की क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद 5 टाइप की और क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। वो सब 2 प्रिंसिपल पर आधारित होती है, 3 प्रिंसिपल पर आधारित होती है। डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, वो तीनों प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए। उनमें से एक हमारा पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल होता है। पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको ब्रीफ में और बता देता हूं। तो इसमें जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो जिसका आपको एनालिसिस करना है, यानी कि जो भी आप सोल्यूट ले रहे हो उस सोल्यूट का 2 डिफरेंट सोलवेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टीशन होता है। यानी कि जो आपको जिस कंपोनेंट का एनालिसिस करना है उस कंपोनेंट में मान लो कि कोई मिक्सचर है, ए बी कोई मिक्सचर है, 2 कंपोनेंट है, तो इन 2 कंपोनेंट का 2 सोलवेंट यानी कि 2 लिक्विड फेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमें पार्टीशन कोफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है। और उस वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला, या पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला जो केडी था, केडी जिसे हम पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या कंपोनेंट इन मोबाइल फेस। इस फॉर्मूले से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, केडी, जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। और इसके आधार पर या इस प्रिंसिपल के आधार पर ही हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं, या पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल रहता है वो आधारित होता है। अब बात आती है कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जिन मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर ज़रूरत पड़ती है वो हमें पड़ती है स्टेशनरी फेस की। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो स्टेशनरी फेस होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। स्टेशनरी फेस किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। और स्टेशनरी फेस हम जो ये पेपर ले रहे हैं, ये जो पेपर ले रहे हैं यह हमारी स्टेशनरी फेस होती है। पेपर क्या होती है, स्टेशनरी फेस होती है। अब आप यहाँ पर बोल रहे हो कि स्टेशनरी फेस लिक्विड है, लेकिन पेपर तो लिक्विड होता नहीं है। तो एक्चुअल जो आपकी स्टेशनरी फेस होती है वो क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो पेपर में जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स में जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर जो मॉइस्चराइजर पाया जाता है, मॉइस्चराइजर यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स ही एक्चुअल स्टेशनरी फेस होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेस क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस सेल्यूलोज के पोर्स के बीच में मॉइस्चराइजर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये जो स्टेशनरी फेस होती है
ये स्टेशनरी फेस को जब आप इस सॉल्वेंट के अंदर डीप करेंगे, ये जो पेपर आप इस सॉल्वेंट के अंदर डीप करेंगे और ये पेपर पे आप जो आपका कंपोनेंट है वो भी लोड कर चुके हैं, किस तरह से लोडिंग करिए वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो सारी स्टेप्स है ये आपके एक्सपेरिमेंट की ही स्टेप्स होने वाली है। तो फर्स्टली आप स्टेशनरी फेस एज ए क्या लेंगे, तो स्टेशनरी फेस एज आप लिक्विड होती है आपकी, लेकिन आप क्या लेते हैं, पेपर लेते हैं। लिक्विड क्यों होती है, आपको समझ में आया ना कि ये लिक्विड इसलिए होती है क्योंकि इस पेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्यूलोज के, उनके बीच में जो मॉइस्चराइजर पाया जाता है वो मेन आपकी स्टेशनरी फेस होती है, ठीक है। और ये जो स्टेशनरी फेस होती है, ये पेपर आप ले रहे हो तो इसे आप बोल सकते हो सॉलिड सपोर्टेड लिक्विड। सॉलिड सपोर्टेड लिक्विड क्यों कहा, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये सॉलिड के सपोर्ट में है। ये जो सॉलिड है इस सॉलिड के सपोर्ट से ये जो लिक्विड ऊपर चढ़ने वाला है आपका, जो प्रैक्टिकल में हम पढ़ेंगे, ये जो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जो मूव करेगा आपका, ये सॉलिड के सपोर्ट से कर रहा है, सॉलिड का सपोर्ट लेके इसका मूवमेंट हो रहा है। इसलिए इस स्टेशनरी फेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सपोर्टेड लिक्विड स्टेशनरी फेस बोलते हैं। सॉलिड सपोर्टेड लिक्विड स्टेशनरी फेस बोलते हैं। इसके बाद में आती है आपकी मोबाइल फेस। इसके बाद में आती है आपकी मोबाइल फेस। मोबाइल फेस क्या होती है, जो आपने ये सॉल्वेंट तैयार किए हैं, जो आपने ये सॉल्वेंट तैयार किए हैं, यही होती है आपकी मोबाइल फेस। अब ये सॉल्वेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट के आधार पर हम लेते हैं। ये प्योर एक सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है या नंबर ऑफ सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, और डिफरेंट रेशो में वो अगर मिक्सचर हुआ तो डिफरेंट रेशो में रहेगा। इसके बाद में आता है डेवलपिंग चेम्बर। डेवलपिंग चेम्बर क्या होता है कि जिस चेम्बर के अंदर आप अपना सॉल्वेंट रखते हो, जिस चेम्बर के अंदर आप अपना सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग चेम्बर। अब ये चेम्बर प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम इसे ग्लास का लेते हैं। जनरली या मोस्ट ऑफ केस में हम ग्लास का लेते हैं। क्यों ग्लास का लेते हैं, क्योंकि हमें दिख सके, आर पार दिख सके, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इजीली हमें ये पेपर इसके अंदर हम जब डीप करेंगे तो हमें आसानी से एनालाइज करना आसान रहे, ठीक है। इसके बाद में आता है डिटेक्टिंग या विजुअलाइजर। विजुअलाइजर क्या होता है कि आपने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया, आपका सॉल्वेंट ऊपर चढ़ गया या आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया, इसके बाद में आपने इस पेपर स्ट्रिप को या इस पेपर को बाहर निकाला, तो आपको कितना मूवमेंट हुआ है, किस कंपाउंड का कितना मूवमेंट हुआ है, उसको देखने के लिए, उन कंपाउंड को कलराइज करने के लिए जिस चीज़ का स्प्रे करने की ज़रूरत होती है या देखने के लिए जिस चीज़ का स्प्रे आप करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिंग या विजुअलाइजर बोलते हैं। विजुअलाइजर जनरली क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो विजुअलाइजर हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं नीन हाइड्रीन का यूज़ हम करते हैं। इसके बाद में हम इसमें कभी कभी यूज़ करते हैं आयोडीन वेपर्स का भी यूज़ करते हैं, पर मोस्ट ऑफ केस में हम नीन हाइड्रीन एज ए विजुअलाइजर या डिटेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारी हो गई रिक्वायरमेंट मटेरियल। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्टेशनरी फेस की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल फेस की ज़रूरत पड़ेगी, डेवलपिंग चेम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें डिटेक्टिंग या विजुअलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमें करना है इसके क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा या किन स्टेप्स के थ्रू होते हुए हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ये। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ लेनी है, सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्टेशनरी फेस ले रहे हैं, जो हमारी स्टेशनरी फेस होने वाली है, उस स्टेशनरी फेस का सिलेक्शन। क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेशनरी फेस यानी कि जो आपका पेपर है, ये पेपर अगर आपने गलत ले लिया तो क्या आपका आइडेंटिफिकेशन या आपका सेपरेशन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपका कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको ये जो आपकी स्टेशनरी फेस है या जो आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है, इसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट नंबर में वॉटमैन फिल्टर पेपर आते हैं। नंबर 1 आता है, नंबर 2 आता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 42, ये डिफरेंट नंबर का वॉटमैन फिल्टर पेपर आता है। आपकी लेबोरेटरी में जब आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा तो आपको आपके कंपोनेंट के हिसाब से ही ये पेपर दिया जाता है। प्लस इस पेपर को जब आप सिलेक्ट करो या जब ये आप पेपर लेते हो तो इसमें जो सेल्यूलोज होता है, वो सेल्यूलोज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये पेपर अच्छी फाइन क्वालिटी का होना चाहिए।
प्लस इस पेपर में जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है या सॉल्वेंट का जो मूव होता है सॉल्वेंट, वो इजीली हो जाना चाहिए। इसमें सॉल्वेंट के मूवमेंट को ये प्रेफर करना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आपने जो पेपर लिया उस पेपर में सॉल्वेंट का मूवमेंट ही नहीं हुआ, आपने उसे डिप करके तो रख दिया लेकिन उसमें सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव ही नहीं कर पाया। और सॉल्वेंट जब तक ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, आपका जो कंपाउंड है उसका सेपरेशन कैसे होगा? सेपरेशन नहीं होगा तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो ये जो पेपर या स्टेशनरी फेज जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप जरूर समझे। और ये जो पेपर होता है ये डिफरेंट टाइप का होता है, ये भी हमने देख लिया। और इसमें जो सेल्यूलोज पाया जाता है, जनरली इसमें अल्फा टाइप का सेल्यूलोज पाया जाता है, अल्फा टाइप सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि 98 to 99% अल्फा टाइप का सेल्यूलोज रहता है और बाकी का इसमें कुछ थोड़ा बहुत बीटा टाइप सेल्यूलोज भी होता है। इसके बाद में आती है सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या थी हमारी? मोबाइल फेज थी हमने जो सॉल्वेंट तैयार किए थे वो। अब ये जो सॉल्वेंट आप तैयार कर रहे हो ये भी आपके कंपोनेंट पर डिपेंड करता है कि आपने क्या कंपोनेंट का आपको एनालिसिस करना है, किस कंपोनेंट का आपको सेपरेशन करना है। तो ये आप प्योर भी ले सकते हो या एंड मिक्सचर भी ले सकते हो। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। और जो ये सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है इसमें जो सॉल्वेंट का रेशियो रहता है वो भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट का रेशियो अगर बिगड़ गया तो हो सकता है कि आपका जो सॉल्वेंट था वो उतनी प्योर ढंग से या उतनी एक्यूरेसी के साथ में आपके कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं कर पाए। तो आपको ये जो आपकी मोबाइल फेस है इसे सिलेक्ट करने में भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो तीसरी स्टेप फॉलो करोगे उस तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि आप जो ये डेवलपिंग चेंबर ले रहे हो, इस डेवलपिंग चेंबर में ये आपका प्रिपेयर सॉल्वेंट डालने से पहले इस चेंबर को आपको अच्छी तरह से साफ करना है। क्योंकि अगर ये चेंबर सही से साफ नहीं हुआ, यानी कि इस चेंबर में पहले से कोई केमिकल मौजूद हुआ, पहले से किसी केमिकल का पार्टिकल मौजूद था, तो आपने जब इसमें सॉल्वेंट आप डालेंगे तो वो केमिकल का पार्टिकल या वो जो केमिकल इसकी वॉल से जो चिपका हुआ था वो केमिकल आपके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, आपके सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो एक्यूरेसी से परफॉर्म नहीं होगा। आपका जो सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन होगा कंपाउंड का वो सही से नहीं हो पाएगा। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो टैंक है उसे अच्छी तरह से आप सैचुरेट कर ले, अच्छी तरह से उसे फिल्टर पेपर से आप साफ कर ले। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप या फोर्थ स्टेप आपकी होने वाली है वो क्या होने वाली है? सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग। क्या होता है सैंपल प्रिपरेशन एंड लोडिंग? आपको जो मिला है, जो आपकी स्टेशनरी फेस है, यानी कि जो आपको पेपर मिला है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, हमारा जो कैमरा था वो ऑफ हो गया था, बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैंने पढ़ा दिया और लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो चलिए हम वापस से आते हैं कि हमने क्या किया कि हमने हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर था वो पेपर ले लिया। उसके बाद में हमारे पास में जो भी हमें कंपोनेंट जिसका हमें एनालिसिस करना है उस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे कि माइक्रोपिपेट की मदद से ये जो पेपर है, जिस पेपर पर हमने पेंसिल से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, बॉटम से 2 सेंटीमीटर अबव जो लाइन खींची है, उस लाइन के ऊपर माइक्रोपिपेट की मदद से जो हमारा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का हम एक ड्रॉप डीप करें, एक ड्रॉप हम वहां पर लगाएंगे हमारे कंपोनेंट के। अब ये जो कंपोनेंट लिया हमने, ये कंपोनेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर हो सकता है। जनरली हमें 2 तरह की या 2 टाइप्स के कंपोनेंट दिए जाते हैं, कभी कभी हमें 3 कंपोनेंट भी दे देते हैं। तो हमें जितने भी कंपोनेंट दिए जाए उनको हमें माइक्रो पिपेट की मदद से इस लाइन के ऊपर, जो हमने पेंसिल से लाइन खींची है हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर, वहां पर हमें डिप करना। अब आपको जो ये आपने टिप किया है, ये जो ड्रॉप आपने लगाया है, इस ड्रॉप को आपको तीनों को एक ही प्लेस पर भी लगा सकते हो या इस लाइन पर आप डिफरेंट प्लेस पर भी लगा सकते हो। ये करने के बाद में आपका जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर रहेगा, उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आपको क्या करना है, आपका जो डेवलपिंग चेंबर रहेगा उस डेवलपिंग चेंबर के अंदर डीप करना है। और डीप कितना करना है इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसको बहुत बारीकी से आपको डीप करना है। आपको जब भी आप इसे डीप करो तो आपने जो 2 सेंटीमीटर लाइन ली है, उससे नीचे तक आपको डिप करना है। ऐसा ना कि आप इसको आधा पेपर को ही उसमें पूरा डिप कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने जो पेंसिल से लाइन खींची और जहां पर आपने अपना कंपोनेंट या आपने अपना जो मिक्सचर जहां पे लगाया है, उससे आपका हमेशा ये पेपर
कम डीप होना चाहिए, यानी कि आपने 2 सेंटीमीटर पर लाइन खींची है तो आप इसे 1 सेंटीमीटर सॉल्वेंट के अंदर डीप कर दो। सॉल्वेंट के अंदर ये जब डीप हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस चेंबर को ढक देना है, इस चेंबर को पैक कर देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा इस चेंबर को पैक करने का, क्योंकि अगर आपने ये चेंबर पैक नहीं किया, चेंबर को बंद नहीं किया, तो हो सकता है कि जो बाहर इन्वायरमेंट में जो गैसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उन गैसेस या उन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटामिनेशन इस सॉल्वेंट के अंदर हो जाए। और सॉल्वेंट के अंदर अगर कंटामिनेशन हो गया, सॉल्वेंट के अंदर अगर ये मिक्स हो गए, इसके एनवायरनमेंट में अगर मिल गए, तो आपके जो कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट का सेपरेशन उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो गैसेस है वो इन कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करके कोई अदर दूसरा बाय प्रोडक्ट बना ले। तो इस चीज का आपको एक ध्यान रखना है। अब ये जो आपने डीप किया है, आपने जो क्रोमेटोग्राफी पेपर डीप किया है, इसे आप 2 तरह से इस सॉल्वेंट के अंदर मूवमेंट करवा सकते हो या 2 तरह से आप डेवलपमेंट करवा सकते हो। 2 तरह से कैसे कैसे आप डेवलपमेंट करवा सकते हो, एक आप करवा सकते हो, एक आपने ये जो किया है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और एक और टाइप होता है वो होता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, देखिए ये आपका चेंबर है, इस चेंबर में जो सॉल्वेंट आपका रहेगा वो सॉल्वेंट कुछ यहाँ पर फील रहेगा, जो भी आपका सॉल्वेंट रहेगा या जो भी आपकी मोबाइल फेस रहेगी वो यहाँ पर फील रहेगी, और इसके अंदर जो आप पेपर लेंगे वो पेपर कुछ इस तरह से इसमें लटकाएंगे, और आपने जो सैंपल लोड किया है वो सैंपल आपने यहाँ पर लोड किया है, और ये पेपर इतना इसमें डीप रहेगा। और जो हमारे जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो आपका ग्रेविटी की डायरेक्शन में जब हो तो उसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और जब आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे हम बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर ये जो आपके मोबाइल फेस का जो मूवमेंट हो रहा है या जो आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पर ये जो आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है ये ग्रेविटी के थ्रू हो रहा है। तो ये 2 तरह से आप इसे कर सकते हो। एक तरह से और होता है ये, वो होता है आपका रेडियल क्रोमेटोग्राफी। वो बहुत रेयरली होता है, उसका उपयोग हम बहुत कम केस में करते हैं। जनरली हम जो करते हैं वो असेंडिंग टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। असेंडिंग टाइप से हम जो हमारा सॉल्वेंट है उसका डेवलपमेंट करवाते हैं। अब इसका डेवलपमेंट होने के बाद में, इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, 40-50 मिनट के बाद में या आधे घंटे के बाद में, ये जो आपका सॉल्वेंट था इस सॉल्वेंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा और सॉल्वेंट आपके क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो आपने लिया था उसमें एक लेवल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर निकालना है और उसे ड्राइंग करना है। अब ड्राइंग इसे आपको हवा में नहीं करना है, क्योंकि हवा में वापस से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर केसेस मौजूद है, तो वो वापस से उनके साथ में आपका जो भी आपने कंपाउंड लिया है या आपका जो सॉल्वेंट था उसके साथ में इंटरेक्ट कर लेगा, फिर आपका प्रैक्टिकल में एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसका जो ड्राइंग है वो आपको एक ड्राइंग ऑन में रखना है। इसको ड्राइंग ऑन में 5 से 10 मिनट तक ड्राइंग करने के बाद में आपको इसे बाहर निकालना है, और जो आपका विजुअलाइजर है, जो विजुअलाइजर आपने नीन हाइड्रीन या आयोडीन वेपर्स लिया है उसका स्प्रे करना। अब स्प्रे करने पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, इतना स्प्रे नहीं कर देना है कि ये पेपर वापस से गीला हो जाए। इस पर बहुत लाइट स्प्रे करना है, सिर्फ इतना स्प्रे करना है कि ये जो आपके कंपोनेंट है ये इजीली विजुअलाइज होने लग जाए, इजीली दिखने लग जाए। और एक चीज़ और यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जनरली जब भी हम कॉलेज में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारी बैच में 30 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं और सारे लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक ही चेम्बर के अंदर 10-20 पेपर डुब देते हैं, 10-20 पेपर डीप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेपर आपस में चिपक जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट नहीं होता, फिर रिजल्ट नहीं मिलते। तो आपको एक चेम्बर के अंदर एक ही क्रोमेटोग्राफ को डीप करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि आपने ड्राइंग कर लिया, आपको सब कुछ आपका कंपोनेंट डिफरेंट आपको जो आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर था इस पेपर के ऊपर
इस पेपर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट लेवल के हिसाब से आपको कलराइज होने लग गया आपके कंपोनेंट। कुछ आपको एक लेवल पर रेड दिखने लग गया, एक लेवल पर आपको ब्राउन दिखने लग गया, कहीं पर आपको येलो दिखने लग गया, जिस भी कलर के कंपाउंड हुए वो दिखने लग गए। इसके बाद में आती है आपकी RF वैल्यू कैलकुलेट करना। RF वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसको आप समझिए। RF वैल्यू का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी फॉर्मूला बताया था। RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू का कैलकुलेशन आता है। RF वैल्यू होती है रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर यानी कि क्या होता है? ये एक रिलेटिव डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस किन किन के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट या आपका जो भी आपने कंपोनेंट लिया था, जो आपने ये 3 तरह के कंपोनेंट लिए थे उनकी डिस्टेंस ट्रेवल, अब तीनों कंपोनेंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट जो आपके मोबाइल फेस ने जो जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो। तो अब जाहिर सी बात है आपका जो सोल्वेंट था उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और आपके जो कंपोनेंट थे उन्होंने जितना भी आपने सोल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी उनसे कम करी होगी। क्योंकि मान लो आपके सोल्वेंट ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करी तो आपके जो कंपोनेंट थे वो आप कुछ कंपोनेंट इस लेवल तक पहुँचे होंगे, कुछ कंपोनेंट यहाँ तक पहुँचे होंगे, कुछ कंपोनेंट यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो RF वैल्यू जो होती है वो किसी भी एक कंपोनेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका और टोटल आपका जो सोल्वेंट था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उनका रेशियो होता है। मान लीजिए कि आपने जो आपकी पेपर लिया था उस पेपर में आपका जो सोल्वेंट था, ये जो सोल्वेंट था इस सोल्वेंट ने टोटल 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। और जो आपके कंपोनेंट थे उस कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ने आपकी मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आपका जो रिटेंशन फैक्टर रहेगा वो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। और ये जो रिटेंशन फैक्टर होता है RF वैल्यू जो होती है इसकी जो वैल्यू आती है वो हर बार इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। क्यों 1 से कम आएगी? क्योंकि सोल्यूट हमेशा आपके जो सोल्वेंट रहेगा उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये होती है आपकी रिटेंशन फैक्टर का कैलकुलेशन। इसके बाद में आती है कि हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये सब कुछ हमने परफॉर्म कर लिया, अब इसके हमें फ़ायदे क्या है, इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं या इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो ये हमारी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी हम ड्रग एनालिसिस में भी करते हैं। डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में, इनऑर्गेनिक के भी प्रैक्टिकल हम करते हैं क्रोमेटोग्राफी से और ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल भी हम क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। इसके बाद में हम इसका शुगर कॉस्मेटिक वगैरह में भी करते हैं, सिर्फ शुगर में नहीं, कॉस्मेटिक की सारी रेंज में इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद में हम इसका फूड एंड ड्रिंक एनालिसिस में भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम देखते हैं वाटर के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, किस तरह से वाटर या डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ड्रिंकिंग आपके जो भी ड्रिंक्स वगैरह आते हैं उनके एनालिसिस में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन। इसके बाद में आता है कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज है? तो एक तो ये कि इसे बहुत इजीली, बहुत सिंपल इसे परफॉर्म करना होता है, इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें जो महंगी है आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि जब आप अभी HPLC GC वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे जो GC और HPLC के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे आते हैं। कोई GC और HPLC का इंस्ट्रूमेंट तो 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए तक के आते हैं। तो ये बहुत एक सस्ती प्रोसेस होती है, बहुत सस्ता काम है, बहुत कोई महंगी चीज़ नहीं इसमें लगती। इसके बाद में बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉनिक, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नेचुरल लॉ और नेचुरल फोर्स पर आप इसमें सेपरेशन कर सकते हो। इजीली इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। आपने एक चेंबर उठा लिया, 1-2 आपको बीकर की ज़रूरत लगेगी, आपको आपका जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपको एक फिल्टर पेपर की ज़रूरत लगेगी, और आपको क्या ज़रूरत लग रही है, एक आपको माइक्रोपिपेट की ज़रूरत लगेगी, यही चीज़ें आपको ज़रूरत लगेगी। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो सस्ती होती है वो चीज़ें इतनी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करती, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी के? तो इसके लिमिटेशन ये होते हैं कि ये बहुत बड़े अमाउंट में, जब आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सब्सटेंस की या कंपोनेंट्स की, तो वहाँ पर काम नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत छोटी क्वांटिटी में हम या बहुत
छोटे लेवल पर सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जब क्वांटिटी की बात आती है तो वहाँ पर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको करने में भी टाइम लगता है। अब आपको जब तक आपका सॉल्वेंट मूव करेगा ऊपर की तरफ तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी उतनी अच्छे से नहीं आ सकती। एक्यूरेसी आपको कंटामिनेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अदर चीज़ें जब आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो, सॉल्वेंट बनाते हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ में एरर आ जाती है। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने में इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ये एक सबसे बेसिक टेक्निक्स होती है और इसीलिए इसे कॉलेज में भी हमें परफॉर्म करवाया जाता है, क्योंकि सस्ती पड़ती है। सीधी सी बात है, सस्ती पड़ती है, इजीली स्टूडेंट्स इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट HPLC दे दे, आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं करवाए, डायरेक्ट आप फर्स्ट ईयर में गए और HPLC आपको थमा दी, वो 20 लाख की मशीन है, आपने अपने हाथ लगाए उसको और पता चला कि कल से वो HPLC खराब। अब इतनी कोई रिस्क नहीं लेता कोई भी कॉलेज वाला, तो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी दे देते हैं, करते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराब करोगे, 5-10 आप फिल्टर पेपर खराब कर लोगे, थोड़ा बहुत आप सॉल्वेंट खराब कर लोगे, थोड़ा बहुत आप कंपाउंड्स खराब कर लोगे। तो इसलिए ही आपको ये कॉलेज में भी करवाई जाती है। तो ये थी हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक डिटेल एक्सपेरिमेंट पढ़ा, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत लगती है, क्या स्टेप्स होते हैं, हमने देखा क्या एडवांटेज होते हैं, क्या एप्लीकेशन होते हैं और क्या लिमिटेशन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो लेक्चर से पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ में आई होगी और पूरी डिटेल में समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि हमारी अगली क्रोमेटोग्राफी होने वाली है। तो क्या होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।